लेक्चर नंबर 13। तो कल जो है वो हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया था और मैंने जो है वो वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल जो है उसको डिस्कस किया था। आज मैं वेव फंक्शन और इसका जो रिलेशन है प्रोबेबिलिटी के साथ उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, बेसिकली ये हम इसमें ड्यूअल नेचर को स्टडी करते हैं और पार्टिकल को एज ए वेव माइक्रो लेवल के ऊपर लेते हैं। तो फिर जब वो पार्टिकल जो इसको माइक्रो लेवल पे हम एज ए वेव के तौर पर लेते हैं, उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और वो वेव जो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वेव फंक्शन जो है वो लिखना पड़ता है। यानी कि अगर कोई सिस्टम है तो उसकी कोई स्टेट है, तो उस सिस्टम की स्टेट को अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिस्क्राइब करना है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आज हमने वेव फंक्शन और इसका जो रिलेशन है प्रोबेबिलिटी के साथ उसको स्टडी करना है। वेव फंक्शन एंड इट्स रिलेशन to probability। वेव फंक्शन और इसका रिलेशन जो है प्रोबेबिलिटी। तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है जिसके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डी ब्रॉगली वेव से आते हैं हमारे पास। अभी हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली डी ब्रॉगली ही फर्स्ट साइंटिस्ट था कि जिसने ये कहा था कि जो पार्टिकल है वो माइक्रो लेवल पर एज ए वेव के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, तो वो जो वेव जो है माइक्रो लेवल के ऊपर, उस वेव को जिस फंक्शन से आप डिनोट करते हैं उस फंक्शन को हम वेव फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल, ये क्यों वेरिएबल का लफ्ज़ यूज़ किया? स्टेट टू स्टेट चेंज होती है। ठीक है, द वेरिएबल क्वांटिटी विच कैरेक्टरिस्टिक्स द डी ब्रॉगली वेव इज कॉल्ड वेव फंक्शन। तो इसको हम वेव फंक्शन का नाम देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय साई, और इसको साई से आप डिनोट करते हैं। इसके लिए सिंबल ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ये ग्रीक सिंबल्स होते हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स की इब्तिदा थी वो ग्रीक्स ने ही की थी, इसलिए वही ग्रीक्स के सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कि इसकी जो डिपेंडेंस है इस वेव फंक्शन की होती है स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। द वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो हमारे पास, तुम खड़े हो जाओ, यू गेट आउट, लो बस तो दफा हो जाओ, चलो तुम इधर आए में टाइम ज़ाया करने के लिए आ गया। चलो तुम्हारे साथ मैं मिड टर्म में बात करूँगा। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स पर भी डिपेंड कर सकता है एंड इट कैन डिपेंड ऑन टी आल्सो। इट कैन डिपेंड अपॉन टी आल्सो।
तो ये टी यानी कि टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि साई जो है एक्स वाई जेड कामा टी, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेस के और 1 कोऑर्डिनेट टाइम का। तो जब आप पूरा कोई वेव फंक्शन लिखते हैं तो उस वेव फंक्शन के अंदर स्पेस के कोऑर्डिनेट्स और टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो भी आ जाता है। अब हम ये तो हो गया वेव फंक्शन। अब आप सिंपली या वेव फंक्शन कह लें कि एक पार्टिकल है, माइक्रो लेवल पे है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अब उस पार्टिकल की स्टेट को हमने डिस्क्राइब करना है, तो उस पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको वेव फंक्शन उसका मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको कि हम साई से डिनोट करते हैं। साई एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, जिसकी मदद से आप उसको, और ये एक्स वाई और जेड पोजीशन यानी कि स्पेस और टाइम का ऊपर आपने किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करना हो तो उस सिस्टम की स्टेट जो होती है उसकी पोजीशन, टाइम और एनर्जी इनसे डिस्क्राइब की जाती है। उसके एंगुलर मोमेंटम से भी डिस्क्राइब की जा सकती है, उसके लीनियर मोमेंटम से भी डिस्क्राइब, ये सारी उसकी स्टेट्स को ये वेरिएबल्स जो हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेसिकली डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब हमने जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको ज़रा देखना है कि वेव फंक्शन की हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन, अब हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है वेव फंक्शन की। तो नंबर 1 के ऊपर जो इसकी प्रॉपर्टी है, अब क्योंकि ये वेव फंक्शन है तो वेव है, इट कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ। ये जो जितने वेव फंक्शंस होते हैं इनकी जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इसके नतीजे में हमें जब ये इंटरफेयर करेंगी, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो जब इंटरफेरेंस होती है तो आपको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, ठीक है, जो कि वो उस इंटरफेरेंस का ही लिमिटिंग केस होता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ, due to which we obtain diffraction pattern, जिसकी वजह से जो है वो हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मिलता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वेव फंक्शन पर जिस जगह पर, मैंने कल भी ये बात की थी, जिस जगह पर वेव फंक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कमरा है, इस कमरे के अंदर वेव्स हैं, तो जिस जगह पर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो वहाँ पर फोटॉन की या किसी और माइक्रो पार्टिकल की एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पर एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम, ठीक है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तो इट इज़ large in magnitude always, तो इसका जो है हमेशा वो लार्ज मैग्नीट्यूड होता है वेयर पार्टिकल्स आर फोटॉन्स, वेयर पार्टिकल आर फोटॉन्स लाइकली टू एग्जिस्ट, जहाँ पर पार्टिकल या फोटॉन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड स्मॉल एल्सवेयर, और जिधर नहीं है एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जाहिर बात है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा।
तो ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल मूव अहेड टू थर्ड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इट विल बी रिगार्डेड, इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए वेव डिस्क्राइबिंग ए बिहेवियर ऑफ ए सिंपल पार्टिकल और फोटॉन। यानी कि ये एक वेव है जो कि एक पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रही है। वेव फंक्शन क्या है? बेसिकली वेव फंक्शन कहती है उसको इसलिए कि वो वेव है। तो ये एक वेव है जो कि एक पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी रिगार्डेड एज ए गाइडिंग वेव। तो ये एक गाइडिंग वेव है, इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं कि ये गाइडिंग वेव है डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ सिंगल पार्टिकल और फोटॉन, जो कि सिंगल पार्टिकल या फोटॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा एसोसिएटेड होती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स किससे एसोसिएट होता है? मोशन से। जब आप ये कहते हैं कि साई जो है वो एक्स वाई जेड कामा टी है, तो ये पोजीशन है और इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी, ठीक है। यानी कि ये जो साई एक्स वाई जेड टी है ये एक मूविंग पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहा है, ये मूविंग पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। मोशन भी क्या एक स्टेट है, रेस्ट भी क्या एक स्टेट है, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या करता है, जो वैल्यू होती है वेव फंक्शन की चौथे नंबर पर, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, जो वैल्यू है आपके पास वेव फंक्शन की साई ऑफ एक्स वाई जेड कामा टी, ठीक है। ये जो वैल्यू है वेव फंक्शन की इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, और ये एसोसिएटेड है किसके साथ? मूविंग पार्टिकल के साथ। तो अब ये जो साई है जो कि एसोसिएटेड है एक मूविंग पार्टिकल के साथ, इस साई का अगर मैं मॉड स्क्वायर ले लूं तो वो बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या क्वांटम थ्योरी के अंदर कभी भी किसी पार्टिकल की जो लोकेशन होती है वो प्रिसिजन या एक्यूरेसी के साथ डिफाइन नहीं की जा सकती। मतलब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यू आर नॉट माइक्रो पार्टिकल, नॉट यू इन द क्वांटम वर्ल्ड, यू आर इन क्लासिकल वर्ल्ड। आपकी पोजीशन यहाँ पर बड़ी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। इस कमरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, वो कोना ले लें, एक पोजीशन वेक्टर खींचें, तो कोई भी स्टूडेंट है उस तक जो पोजीशन वेक्टर खींचेंगे वहाँ से उसकी पोजीशन लोकेट हो जाएगी, मेजर हो जाएगी उस बड़ी एक्यूरेसी के साथ। लेकिन क्वांटम के अंदर इस तरह नहीं होता। क्वांटम के अंदर जो है वो पार्टिकल को मेजर करने के लिए कि पार्टिकल किस जगह पर मौजूद है वो हम प्रोबेबिलिटी से डिस्क्राइब करते हैं। मसलन
अगर क्वांटम मैकेनिकली एक सिस्टम है, सपोज करें कि क्वांटम मैकेनिकली ही ये कमरा है और इस कमरे के अंदर एक पार्टिकल है, या 2 पार्टिकल हैं या 3 पार्टिकल हैं, आप उनके बारे में ये प्रिसीजन या एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि वो पार्टिकल उधर होगा, वो पार्टिकल उधर होगा, वो पार्टिकल उधर होगा, वो पार्टिकल उधर होगा। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि इतने रीजन के अंदर उस पार्टिकल के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आप ये डिफाइन करते हैं भाई इतने रीजन के अंदर जो वेव्स थी वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही थी, तो एम्पलीट्यूड वेव्स का ज़्यादा आ रहा था, इसलिए इतने रीजन के अंदर पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एज कंपेयर टू इस दूसरे रीजन। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, ये नहीं आपको सही तरह पता कि वाकई वहाँ पर पार्टिकल है या नहीं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक है, अंदाज़ा है कि हो सकता है कि वो पार्टिकल वहाँ पर मौजूद जो है वो हो। तो अगर आप वेव फंक्शन का मॉड स्केयर ले लें तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोबेबिलिटी बन जाता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजर होती है टू फाइंड द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो अगर P प्रोबेबिलिटी को मैं कहूँ और मैं कहूँ ये साई मॉड स्क्वायर के बराबर है, तो ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो ये साई जो है ये बेसिकली क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि ये पार्टिकल को मेजर, उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे पास होता है स्क्वायर, अब आपने क्या किया कि ये इसका स्क्वायर ले लिया ना वेव फंक्शन का, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन is known as probability density। इसको हम probability density कहते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वाली, कि उस रीजन के अंदर कितनी डेंसिटी उस पार्टिकल की हो सकती है। तो अगर आपके पास लार्ज वैल्यू होगी साई की, साई मॉड स्क्वायर की, अगर साई मॉड स्क्वायर इज लार्ज है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या ज़्यादा है, ठीक है। सो P इज आल्सो लार्ज, तो प्रोबेबिलिटी भी फिर लार्ज है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की उस रीजन के अंदर अगर साई जो है वो लार्ज है। तो अगर साई जो है वो 0 हो जाए, तो इफ साई का मॉड स्क्वायर इज 0, इसका क्या मतलब हुआ, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। तो इसका मतलब है कि देयर इज ए नो चांस ऑफ ए पार्टिकल टू एग्जिस्ट। तो फिर इस केस के अंदर यहाँ पर जो है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, डेफिनेट चांस है कि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई है। फिर तो प्रोबेबिलिटी जब 0 हो गई तो इसका, मैं आ रहा हूँ बस, टाइम हो गया। अच्छा प्रोबेबिलिटी हो गया, मैं आ रहा हूँ बस, मैं आ रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 बजे क्लास अभी 3 मिनट रहती। अच्छा प्रोबेबिलिटी जो है अगर 0 हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि आप क्वांटम डोमेन में रहे ही नहीं है। क्वांटम के अंदर ही प्रोबेबिलिटी होती है, यू आर केम आउट फ्रॉम द क्वांटम डोमेन, नाउ यू आर इन क्लासिकल डोमेन। तो क्लासिकल डोमेन के अंदर तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, वहाँ पर तो डेफिनेट पोजीशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर साई 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि P 0 है,
ठीक है, P0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेट चांस है कि आप पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी रीजन के अंदर। मिसाल के तौर पर आप लोग ही पार्टिकल हैं, ये एक रीजन है, कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, तो यू कैन बी इजीली डिटेक्टेड, आपको आसानी से जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। अब यही एक्सपेरिमेंट जो होता है डिटेक्शन का, जब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर परफॉर्म करते हैं, मसलन आप एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और आप कहते हैं जी कि किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यू से कि इन सम रीजन देयर इज ए इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये नहीं, हमने तो कौन सा कोई इलेक्ट्रॉन देखा है आंख से, हमें नहीं पता, ठीक है। हम कहते हैं कि इस रीजन के अंदर कोई भी माइक्रो पार्टिकल, हमारे पास कोई ऐसी माइक्रोस्कोप नहीं है कि जिसके ज़रिए हमको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन देख सकें हैं, ठीक है। उनके सिर्फ ट्रेसेस होते हैं जिससे हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स उनके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो सपोज करें कि आप जो है आपके पास यही आप एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जो होल इलेक्ट्रॉन है, अब वो यानी कि उसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि उस रीजन के अंदर वो अब पूरा इलेक्ट्रॉन जो है उस पूरे रीजन पे एक जगह पर उसकी प्रोबेबिलिटी 80% होगी और एक जगह पर उसकी प्रोबेबिलिटी 20% होगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? देखो ये पूरा कमरा है ना, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्वांटम की बात कर रहा हूँ मैं, क्लासिकल नहीं कर रहा, ये एटॉमिक लेवल पे है, ठीक है। ये चीज़ें एटॉमिक लेवल के ऊपर हो रही हैं। अब इस कमरे में मैं कहता हूँ कि इस साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 80% है और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 20% है दोनों जगहों पे थोड़ा बहुत कहीं, ठीक है। तो पार्टिकल इस तरह तो नहीं ना होता कि थोड़ा सा इधर हो और थोड़ा सा इधर हो, ठीक है। दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, अब यही एक्सपेरिमेंट हमने इलेक्ट्रॉन पे किया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा है। वो एक तरफ तो शो कर रहा है कि 80% उसकी प्रोबेबिलिटी है और एक तरफ शो कर रहा है कि दूसरी तरफ उसकी 20% है। अब अच्छा, अब मज़े की बात है कि जिधर 80% है चांस उधर भी है कि वो, उधर ज़्यादा चांस है कि वो है, लेकिन जहाँ पर 20% है वहाँ पर भी हम इग्नोर नहीं कर रहे कि वहाँ पे चांस नहीं है, चांस उधर भी मौजूद है। तो दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। चलें अब मैं फिर आगे इसका जो है ना वो ट्रीटमेंट करूँगा। अभी वो मैथमेटिकल जब भी टाइम ओवर हो गया, थोड़ा सा अभी पहले भी टाइम हमारा ज़ाया हो गया था, उसको नेक्स्ट में मैं उसको डिस्कस करूँगा।